हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर मैं विकास पारिक आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम अधिवासों से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। अधिवासों का पहला प्रकार ग्रामीण अधिवास हम कंप्लीटली देख चुके थे, जिसमें सघन अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, मिश्रित और पल्ली या पुराना ये प्रकार थे। इसके अलावा प्रतिरूपों की भी हमने चर्चा कर ली थी। आयताकार, त्रिभुजाकार और तमाम तरह के प्रतिरूपों की चर्चा हो चुकी थी। आज उसी क्रम में हम चलते हैं और बात करते हैं हमारा नया टॉपिक नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास की यदि हम चर्चा करें, हालांकि पहले भी मैं इस बारे में शॉर्टली बोल चुका हूं कि इन अधिवासों को मुख्यतः यदि कार्य के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ निवास करने वाले जो लोग हैं अर्थात जनसंख्या है, वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। और गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने के कारण ही यहाँ के निवासियों के अधिवासों को, आवासों को नगरीय अधिवास का दर्जा दिया जाता है। नगरीय अधिवास कई प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला अधिवास जो आता है वो नगर के नाम से ही दृष्टिगोचर होता है। यहाँ जनसंख्या को मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा। जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 1 लाख से लेकर 10 लाख के मध्य है, 1 लाख से लेकर 10 लाख के मध्य है, ऐसे क्षेत्रों को नगर कहा जाता है। जनसंख्या की बात कर रहे हैं कि जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के मध्य होती है, ऐसे क्षेत्र नगर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपका शहर गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, हिंडौन सिटी, ये सब नगरों के नाम से या शहरों के, शहर भी कह सकते हैं, शहर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नगर के बाद दूसरा शब्द आता है महानगर। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 10 लाख से लेकर 50 लाख के मध्य होती है, उन्हें महानगरों का दर्जा दिया जाता है। जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 10 लाख से लेकर 50 लाख के मध्य होती है, ऐसे क्षेत्र महानगर के रूप में जाने जाते हैं। बात करें तीसरा विश्वनगर, जिसको बृहत नगर भी कह सकते हैं। ये वो नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होगी, उन्हें विश्वनगर या बृहत नगर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोलकाता, मुंबई, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो ऐसे क्षेत्रों को विश्वनगर या बृहत नगर कहते हैं। तो 3 नगर हमारे सामने हैं, 3 प्रकार के अधिवास, नगरीय अधिवासों की चर्चा कर रहे हैं हम, जिसमें नगर कि जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 1 लाख से लेकर 10 लाख के मध्य है, ऐसे क्षेत्र नगर कहलाते हैं। जिनकी जनसंख्या 10 लाख से लेकर 50 लाख के मध्य है, तो वे महानगर कहलाते हैं। और जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, वो विश्वनगर या बृहत नगर कहलाते हैं। एक चौथा शब्द आता है इसके अंतर्गत, सन्नगर। ये एक विशेष शब्द है जो जनसंख्या के हिसाब से नहीं देखा जाता है। हालांकि जनसंख्या इसमें लगातार बढ़ती है, लेकिन होता क्या है सन्नगर, वो देखिए। जब एक नगर इतना बढ़ता चला जाए कि दूसरे नगर को
अपनी चपेट में ले ले तो ऐसे क्षेत्रों को सन्नगर कहा जाता है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग पैट्रिक गिडीज ने किया था। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग पैट्रिक गिडीज ने किया था। और ये सन्नगर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां दो नगर आपस में एक दूसरे को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। होता क्या ये समझिए, एक ये नगर है, स्वतंत्र क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है जो स्वतंत्र क्षेत्र है। लेकिन इन दोनों में जो मुख्य रूप से आर्थिक जोन कह सकते हैं, राजनीतिक जोन कह सकते हैं, जहां पर शासन प्रणाली बेहतर तरीके से कार्य करती है, मान लीजिए ये वाला क्षेत्र है जिसको कैपिटल एरिया भी कहा जा सकता है, राजधानी क्षेत्र भी कह सकते हैं, या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां आर्थिक रूप से बेहतर कार्य हो रहे हो, जहां पर चिकित्सा प्रणाली बेहतर हो, जहां पर उद्योग अत्यधिक हो, वो ये क्षेत्र। और यहाँ पर ये इकाइयां कम है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, बी जो इकाई है वो ए से बेहतर है, सॉरी ए जो इकाई है वो बी से बेहतर है। अब ये ए यहाँ पर उद्योग स्थापित है, थोड़ा समझिए इस शब्द को, यहाँ उद्योग स्थापित है, उद्योग स्थापित है तो कार्य करने के लिए श्रमिक भी चाहिए होंगे। ये श्रमिक दूर क्षेत्र से, दूसरे क्षेत्रों से इसमें आते हैं तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो निवास के लिए भूमि चाहिए। ये जनसंख्या बढ़ते बढ़ते आसपास के एरियाज को भी कवर करती हुई चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब ये दूसरा शहर जो था, दूसरा जो क्षेत्र था, वो इसकी चपेट में आ गया। अब ये दोनों एक ही रूप में जाने गए, तो ऐसे क्षेत्रों को सन्नगर कहा जाता है। जैसे दिल्ली, नोएडा। नोएडा अपना एक अलग क्षेत्र है, लेकिन उसकी पहचान दिल्ली से, नाम ही आता है। दिल्ली, गुरुग्राम, दिल्ली अलग क्षेत्र, गुरुग्राम अलग क्षेत्र, लेकिन दोनों की साथ में एक दूसरे से पहचान जुड़ी हुई है। बात करें ऐसे कई अन्य क्षेत्रों की, तो ये वो क्षेत्र है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जनसंख्या इस कदर बढ़े कि वह दूसरे क्षेत्र को भी अपने चपेट में ले ले, तो ऐसे क्षेत्रों को सन्नगर कहा जाता है। हम बात करें यदि लंदन की, तो प्राचीन समय में लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ था। एक नदी गुजरती है लंदन से, टेम्स नदी, और लंदन इस तरह से था, ये टेम्स नदी और इसके एक तरफ ये लंदन। जब लंदन में उद्योगों की स्थापना हुई तो दूर क्षेत्रों से लोग कार्य करने के लिए आने लगे। जनसंख्या बढ़ी तो ये लोग बाहरी क्षेत्रों में भी निवास करने लगे। और आज स्थिति लंदन की कुछ इस तरह से हो गई है। आप देखिए, एक छोटा सा क्षेत्र जो यहाँ पर पहले विकसित था, उद्योग स्थापित हुए, जनसंख्या आई, निवास करने लगी, जनसंख्या बढ़ी, निवास के लिए एरिया चाहिए था, जनसंख्या ने आसपास के एरिया को कवर किया और जनसंख्या बढ़ती चली गई, क्षेत्र बढ़ता चला गया। तो जब एक नगर, एक क्षेत्र दूसरे को अपनी चपेट में ले ले, तो ऐसे क्षेत्र को सन्नगर का नाम दिया जाता है। तो ये सन्नगर शब्द पैट्रिक गिडीज ने प्रयुक्त किया था। यहाँ एक शब्द आया बृहत नगर, विश्व नगर। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग जीन गॉटमैन ने किया, ये ध्यान रखें। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो जीन गॉटमैन ने किया था, और सन्नगर शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया गया है वो पैट्रिक गिडीज ने किया है। आइए आगे चर्चा करते हैं। नगरों से संबंधित हमने तमाम चीजों को देखा। आइए नगरीय अधिवासों की विशेषताओं को जरा जानें।
यदि देखा जाए तो जो ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं हैं वो नगरीय अधिवासों की विशेषताएं बनकर उभर सकती हैं। जैसे ग्रामीण अधिवासों की पहली समस्या क्या थी, अगर आपको याद हो तो ग्रामीण अधिवासों की समस्या थी परिवहन साधनों का अभाव, आवागमन के साधनों का अभाव। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ आवागमन के साधनों की सुविधा है, यानी यहाँ पर हर प्रकार के आवागमन के साधन मौजूद हैं। वायु परिवहन हो, रेल परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, हर प्रकार के परिवहन नगरों के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। ये परिवहन के साधन गांवों में देखने को नहीं मिलते। गांवों में वायु परिवहन की सुविधाएं नहीं है, कई गांवों में रेल परिवहन की सुविधाएं नहीं, यहाँ तक कि कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पर सड़क परिवहन भी बेहतर तरीके से नहीं है। लेकिन नगरों के अंतर्गत ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलती। नगरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आवागमन के साधनों का भरपूर रूप से प्रयोग किया जा सकता है। आवागमन के साधनों की यहाँ पर सुविधा है। बात करें नंबर 2, नगरीय अधिवास का जो दूसरा पॉइंट आता है विशेषताओं के अंतर्गत, वो यह है कि इनका जनसंख्या जो घनत्व है वो अधिक मिलता है। कहने का आशय जगह कम है, नगरों के अंतर्गत भूमि कम है, क्षेत्रफल कम है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल दें जयपुर शहर का, तो जयपुर का जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 598 व्यक्ति, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो नगरों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व अत्यधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा रोजगार की उपलब्धता, नगरों के अंतर्गत रोजगार पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर इसीलिए पलायन करते हैं कि वहां उन्हें रोजगार मिल जाएगा। कारण है उद्योगों की यदि हम बात करें तो नगरों में तमाम तरह की इंडस्ट्रीज हैं। नगरों के अंतर्गत तमाम तरह की मल्टीनेशनल कंपनियां, नगरों के अंतर्गत अन्य प्रकार के कार्य, चाहे श्रमिक अकुशल हो, कुशल हो या अर्धकुशल हो, चाहे व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नगरों में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कार्य अवश्य है। ऐसे में नगरों के अंतर्गत रोजगार बेहतर मिल जाता है और लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो नगरों की विशेषता यह भी है कि रोजगार की उपलब्धता है। बात करें यदि आगे, शिक्षा की सुविधा, नगरों के अंतर्गत उच्च शिक्षा मिल जाती है। विद्यालय हो या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, ये सभी नगरों में देखने को मिलती है। बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ आता है। कारण है उच्च शिक्षा उसे मिल सके, बेहतर शिक्षा उसे प्राप्त हो जाए। आप में से भी कई विद्यार्थी सिर्फ इसी उद्देश्य से ग्रामीण एरियाज को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में आए ताकि आप बेहतर शिक्षा
प्राप्त कर सकें। तो शिक्षा की सुविधाएं नगरों में, ऐसा नहीं कि गांव में शिक्षा नहीं है, गांव में शिक्षा है, लेकिन एक लिमिट तक, एक सीमित समय तक। 10th पास आउट हो गए, अधिकतम 12th पास आउट हो गए, इसके बाद गांव के अंतर्गत आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी कि आप महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आप बेहतर करियर का निर्माण कर सकें। तो नगरों के अंतर्गत ये सुविधाएं मिलती है कि जहाँ शिक्षा भी बेहतर प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, नगरों के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं पाई जाती हैं, बेहतर हेल्थ स्ट्रक्चर मौजूद है, हर प्रकार की बीमारी का इलाज मौजूद है, छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी, व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए आज नगरों की तरफ आ रहा है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज भी नगरों के अंतर्गत आज मौजूद है। तो शहरों के अंतर्गत बेहतर हेल्थ स्ट्रक्चर यानी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं, परिणाम के नगरों में जनसंख्या बढ़ती है। हालांकि हम ये नहीं देख रहे कि कारण क्या है जनसंख्या बढ़ने के, हम नगरीय अधिवासों की विशेषताओं को देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नगरीय अधिवासों की विशेषताओं में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर प्राप्त होती है। इसके अलावा पक्की सड़कें, नगरों में देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां कच्ची सड़कें मौजूद हैं। नगरीय क्षेत्रों में पक्की सड़कें निर्मित हो चुकी हैं, जहां पर बेहतर तरीके से परिवहन सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो नगरीय अधिवासों की एक विशेषता ये भी आती है कि पक्की सड़कों की यहाँ पर उपलब्धता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो और कई सुविधाएं नगरों के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि नगरीय अधिवासों में सुविधाएं बेहतर हैं बजाय ग्रामीण अधिवासों की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष नगरीय अधिवासों से संबंधित बातों की चर्चा करने के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। थैंक यू।